Hello students, how are you? Today once again I welcome you in my YouTube channel platform of English grammar and English literature. Students, today I am going to discuss the second portion of the verb expression about future time reference. So without wasting our time, let us get started towards our main topic. Today we will learn about the usage of going to. आज हम लोग यूज करेंगे गोइंग टू को और इसको सीखेंगे कि किस तरह से सेंटेंसेस में हम लोग गोइंग टू का प्रॉपर वे में यूज करते हैं, राइट? एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग गोइंग टू के बारे में बात कर रहे थे। ध्यान दो, फर्स्ट जो फॉर्म है उसको देखना है। फॉर्म मतलब क्या कि बाय जस्ट व्हाट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी फॉलोड टू मेक दिस रेफरेंस। इसे हम लोग क्या है, ये एक फ्यूचर टाइम का रेफरेंस है। वी कैन नॉट पुट इट अंडर एनी टेंस। ये कोई टेंस में नहीं आ रहा है, टेंस तो है लेकिन ये याद रखेंगे ये टाइम का एक रेफरेंस है। और कौन सा टाइम का रेफरेंस? ये हम लोग इसको बोलते हैं फ्यूचर टाइम रेफरेंस। आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशंस आई कैन मेक फ्यूचर टाइम। हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। मैंने 7-8 टॉपिक के बारे में बताया था व्हाइल आई गिविंग जस्ट आई वाज गिविंग द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ फ्यूचर टाइम रेफरेंस। तो उसमें मैंने 7 डिफरेंट पोर्शन के बारे में बताया था। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड एंड थर्ड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट हम लोग सीखेंगे गोइंग टू का यूज। तो गोइंग टू का यूज कैसे होगा कि कोई भी जगह में आप देखोगे सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद इज एम आर यूज करेंगे, देन गोइंग टू का यूज होगा और उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? वर्ब वन मतलब रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा है। अब देखो, एक सेंटेंस मैंने बोला कि वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ सोनू निगम नाइट इन आवर कॉलोनी। कि हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग आज एक ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं? एक सोनू निगम का कोई कंसर्ट है जो हमारे कॉलोनी में, कोई सोनू निगम नाइट को, कोई भी कुमार सानू नाइट है ना, हमारे कॉलोनी में हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं या करने जा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस देखो, वी आर नॉट गोइंग टू सरेंडर। चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, हम लोग को हार नहीं मानना है। वी आर नॉट गोइंग टू सरेंडर। हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं या हम लोग हार नहीं मानने जा रहे हैं। उनके सामने घुटने टेक नहीं सकते हम किसी के सामने, है ना। हम सर उठा सकते लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये है ना, ये तो एवरीवन नोज इट है। अच्छा, तो उसके बाद देखो, अब यूजेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूजेस में हम लोग क्या करेंगे कि कहां कहां पर हम लोग गोइंग टू का यूज करते हैं बेटा। तो देखो, इफ वी हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग और वी इंटेंड डूइंग समथिंग इन आवर नियर फ्यूचर। याद रखना है कि जब हमने डिसाइड कर लिया कि कोई भी चीज जो फ्यूचर में जरूर होगा, या तो वो डिसाइडेड है, आई मीन टू से वो प्लान्ड है, और आप ये भी बोल सकते हो कि वो नियर फ्यूचर में होगा। हम नहीं कि वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स, नहीं, जो एकदम करीब, जो एक डिसाइडेड, एक प्लान्ड एक्शन जो बहुत जल्दी होने वाला है, उसके लिए हम लोग गोइंग टू का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने पहला सेंटेंस लिखा, वी आर गोइंग टू विजिट द सोलंग वैली रिसोर्ट दिस वीकेंड। ठीक है, तो हम लोग क्या करने हैं ना, वी आर गोइंग टू, ये प्लान है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विजिट करेंगे कहां पे? सोलंग वैली रिसोर्ट। सोलंग वैली रिसोर्ट कहां पे है? प्रोबेबली आपको पता हो, बहुत खूबसूरत सा रिसोर्ट है मनाली का, है ना। एंड दिस वीकेंड, इस वीकेंड में, और ये मेरा क्या है? दिस इज माई इंटेंशन, ये इरादा है। तो जब इरादा वश कोई भी काम करते हैं तो हम लोग गोइंग टू का यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू विजिट दार्जिलिंग, इसका मतलब दिस इज माई इंटेंशन, ये मेरा इरादा है। हम एकदम प्लान पहले से ही कर रहे हैं, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम, सो मुझे कुछ अरेंजमेंट्स करना होगा, बहुत सारा चीज है। तो इसके लिए जब ओवरऑल आप कोई भी चीज को करने वाले होते हैं, कोई भी एक्शन को आपने ठान लिया, आपने डिसाइडेड किया, या आपका इंटेंशन है कि फ्यूचर में करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग गोइंग टू का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि मैं अपना बर्थडे को सेलिब्रेट करने वाला हूं, हो ही सकता है, चांसेस आर देयर, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माय बर्थडे पार्टी दिस वीकेंड। दिस वीकेंड मतलब दिस वीकेंड में मेरा बर्थडे पार्टी होता है, वो होगा, ऑर्गेनाइज करेंगे हम लोग। तो हमने, हमारा पूरा जो फैमिली मेंबर्स है, वी ऑल हैव डिसाइडेड द सेम। तो ये डिसीजन है, दिस इज माय इंटेंशन, दिस इज माय डिजायर, दिस इज माय होप, और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग गोइंग टू का यूज कर रहे हैं। ओके, अच्छा, कोई भी अगर सेंटेंस, दूसरा कोई सेंटेंस ले लो कि देखो, द गवर्नमेंट सेज दैट
the authority is going to increase the frequency of the metro trains. अब सरकार ये कहती है कि भाई हमारे देश में मेट्रो ट्रेन्स के जो है फ्रीक्वेंसी है, उसके नंबर ऑफ मेट्रो ट्रेन्स है वो बढ़ाना पड़ेगा, है ना, सो दैट कि पीपल का जो लाइफ है, हमारा जीवन जो है वो कहीं ना कहीं पर कन्वीनियंट हो जाए, है ना। तो इस तरह का बात, तो उसमें क्या आपको रिफ्लेक्ट होता है, वो सेंटेंस में गवर्नमेंट का एक प्लान, गवर्नमेंट का एक डिटर्मिनेशन, एक डिसीजन, वो रिफ्लेक्ट यहां पे हो रहा है। ये बात आपको समझना होगा। ऑलराइट, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं बच्चे कि इफ वी हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग और we intend doing something in very close or near future, so we should use going to this structure to show future time reference. क्या दिखाएंगे? Future time reference दिखाएंगे। Alright, चलो अब आते हैं सेकेंड नंबर रूल। सेकेंड नंबर रूल क्या कहता है? To predict a future event if there is a clear indication or evidence that it is going to happen. कभी कभी क्या होता है कि मतलब कुछ भी आप ले लो, कोई भी सेंटेंस को ले लो। अच्छा, तुम ऐसे देखो, कोई सिचुएशन ऐसा है, राइट? तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गया कि समथिंग, कुछ तो है दैट इज श्योर टू हैपन, वो एविडेंटली होगा ही होगा, ऐसा होता है। अब जैसे देखो कि अचानक से यू केम आउटसाइड, तुम घर से बाहर निकले और तुमने क्या देखा भाई? तुमने देखा कि पूरा एकदम जो आसमान है ना, उस पूरे आसमान में क्या हो रहा है? घने काले बादल जो है वो हॉवर कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है? आप एटवांस माँ को बुलाते हैं, पापा को बुलाते हैं, आप ये बोलते हैं कि माँ लगता है कि आज, लगता क्या है मतलब आपको फील हो रहा है कि भाई ये होगा ही होगा, है ना, मतलब बारिश होना ही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन को देख के, कोई व्यू को देख के हम लोग क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं फ्यूचर के लिए, राइट। तो ये वही बात है कि टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, हम लोग भविष्य को प्रेडिक्ट करेंगे कोई इवेंट को, जब आपको एक इंडिकेशन मिलेगा, आपको प्रूफ्स मिलेंगे, आपको एविडेंसेस मिलेंगे कि भाई ऐसा ही होने वाला है, दैट इट इज गोइंग टू हैपन। तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? गोइंग टू का यूज करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जैसे देखो, लुक एट दोस थिक डार्क क्लाउड्स, उस डार्क, वो जो घना सा काला बादल है उसको देखो, इसका मतलब क्या भाई? इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने को है या बारिश होने वाली है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? इट इज गोइंग टू रेन। दूसरा सेंटेंस देखो, द वेव वाटर इज रशिंग into the boat, it is going to sink any moment. जिस तरीके से ये जो नाव में जो पानी जा रहा है, रश हो रहा है ड्यू टू सम लीकेज और समथिंग एल्स, तो हो सकता है एक आपको इंडिकेशन मिला। क्या इंडिकेशन मिला? कि एनी मोमेंट, कोई भी मोमेंट में हमारी जो नाव है वो डूब सकता है, वो सिंक हो सकता है ना। तो उसके लिए भी आप देखो कि हमने क्या चीज को यूज किया? वी हैव यूज्ड गोइंग टू, हमने गोइंग टू का यूज किया। तो बेटा ये इंपॉर्टेंस है गोइंग टू का फ्यूचर टाइम रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस विद फ्यूचर मीनिंग। क्या है मतलब? कभी कभी हम लोग सेंटेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं जिसका मीनिंग हमेशा फ्यूचर निकल कर आता है, राइट। आप एक सेंटेंस देखो, शबीना इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, है ना। जैसे अगर हम बोले कि राम इज एंटायरली रिकवर्ड, ओके, सो ही इज गोइंग टू प्ले टुमारोज मैच, इस तरह का हम सेंटेंस बोले, ओके। तो इसमें एक बात समझने वाली है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तब ही यूज करेंगे फ्यूचर टाइम रेफरेंस के लिए बेटा कि अगर कुछ अरेंजमेंट्स हुआ गया है, मतलब if some arrangements have been made already, अगर कोई अरेंजमेंट्स नहीं है तो जनरली हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से फ्यूचर टाइम रेफरेंस को नहीं बताते हैं, ओके। अब देखो, ये जो सेंटेंस देख रहे हो कि शबीना इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, ये सेंटेंस कंफर्म कर रहा है कि शादी के लिए पूरा अरेंजमेंट्स ऑलरेडी हो चुका है, और एज बिकॉज ये अरेंजमेंट्स हुआ है तो आप इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज कर रहे हो फ्यूचर मीनिंग को डिस्प्ले और एग्जिबिट करने के लिए। समझ में आ रहा है? ओके। अगर मैं दूसरा एग्जांपल बोलूं, किसी के बारे में बोल सकते हैं, चलो कि विराट कोहली इज एंटायरली रिकवर्ड राइट नाउ, सो ही इज जस्ट आप बोल सकते हैं कि ही इज प्लेइंग टुमारोज मैच, कि वो क्या कर रहा है? वो कल का मैच खेल रहा है, राइट, और खेलने वाला है ना। मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, आप थोड़ा सा हैंडल कर लेना। आई फेस सम डिफिकल्टी इन स्पीकिंग हिंदी, दैट्स वाई कभी कभी होता है परेशानी, ओके। तो
मैं फिर से रिपीट करता हूं कि विराट कोहली अभी पूरा फिट है, वो रिकवर हो चुके हैं और वो कल का मैच जो है खेलने वाले हैं। तो अब एक बात मुझे बताइए बेटा कि अगर अरेंजमेंट्स नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है कि अ पर्सन इज सडनली डिक्लेयर्ड टू बी मेडिकली फिट एंड सडनली उसको फील्ड में भेज दिया जाए, नहीं। उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, है ना, बीसीसीआई ने बहुत सारे अरेंजमेंट किए होंगे कि नहीं? ऑब्वियसली किए होंगे। और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं। इफ द अरेंजमेंट्स हैव बीन डन विद दैट पर्सन, with that thing, with that particular noun or pronoun, ये आपको समझना है। ओके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझो कि जब हम लोग प्रेजेंट पीसी, हियर पीसी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, when we use the pc tense to express a future action, we have to use a time expression। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बच्चे गलती करते हैं कि अगर फ्यूचर टाइम का कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो आप जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज नहीं करेंगे फ्यूचर के बारे में बताने के लिए। आप ऐसे समझो कि राज इज लिविंग फॉर कोलकाता टुमारो इवनिंग। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये देखो यहां पे फ्यूचर का एक टाइम एक्सप्रेशन है, टुमारो इवनिंग। तो ये क्लियर हो गया भाई कि ये राज जो कोलकाता जाने वाला है, कब? कल जा रहा है। वो आज नहीं, वो कल जा रहा है। तो अगर हम लोग ये फ्यूचर टाइम रेफरेंस को यहां से हटा दे तो सेंटेंस देखो क्या बन रहा है कि राज इज लिविंग फॉर कोलकाता। ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये एक्शन कब हो रहा है? टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये राइट नाउ एट दिस मोमेंट ये एक्शन हो रहा है। राज अभी कोलकाता के लिए रवाना हो रहा है या जा रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब जब भी प्रेजेंट टेंस को हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग फ्यूचर एक्शन के लिए एक्सप्रेस करेंगे तो हम लोग को टाइम एक्सप्रेशन देना बहुत मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, राइट? चलो उसके बाद में हम लोग और एक चीज देखेंगे, गोइंग टू और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कभी कभी ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कौन सा यूज करें, गोइंग टू यूज करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करें? दोनों के दोनों तो देखने में मीनिंग वाइज तो एक ही लगता है फ्यूचर टाइम को बताने में, है ना? तो हम आपको बोलना चाहेंगे हाँ बेटा, देखने में तो एकदम प्रॉपरली एक रिजेम्बलेंस है दोनों में, हम इसमें एकदम नहीं बोल रहे हैं कि मीनिंग में भी रिजेम्बलेंस नहीं है, लेकिन आई हैव फाउंड सम स्पेशल थिंग्स। आप इसके बारीकी को, आप इसके डेप्थ को समझो कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। देखो मैं एक एग्जांपल बोला कि शी इज गेटिंग मैरिड दिस ईयर, राइट? और दूसरा सेंटेंस है शी इज गोइंग टू गेट मैरिड दिस ईयर। अब तुम्हारे मन में यह कंफ्यूजन आ सकता है कि दोनों के दोनों तो मीनिंग वाइज सेम ही है, तो फिर दोनों को अलग अलग स्ट्रक्चर हमने यूज क्यों किया? बेटा मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर फ्यूचर टाइम के रेफरेंस में यूज हो रहा है, इसका मतलब मैंने बोला था आपको कि अरेंजमेंट्स वाली बात आ रही। यहां पे अरेंजमेंट्स हो गया या यहां पर वो प्री डिसाइडेड था, उनके शादी के बारे में इस ईयर जो उनका शादी होगा कोई भी लड़की का, तो वो प्री डिसाइडेड था, प्री प्लान्ड था और उसके फैमिली मेंबर्स ने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए थे। हो सकता है ना कि फ्लावर क्या होगा, मंडप कैसा होगा, हाँ, फूड मेनू में क्या क्या होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आपके जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं, है ना, मड़वा में क्या क्या होगा, बहुत सारा चीज होता है। तो जो भी अरेंजमेंट्स है वो प्री प्लान्ड किया गया है। तो जब भी प्री प्लान्ड किया गया है तो तभी आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए आपने यूज करा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे बोलते शी इज गोइंग टू गेट मैरिड दिस ईयर, बेटा ये याद रखेंगे शी इज गोइंग टू गेट मैरिड, यहां पे अरेंजमेंट्स वाली कोई बात नहीं, यहां पे प्री प्लान्ड और डिसीजन वाली कोई बात नहीं, यहां पर एक इंटेंशन का बात है, उसकी चाहत है कि उसका शादी क्या हो, इसी साल हो। तो मैंने बोला शी इज, है ना, गोइंग टू गेट मैरिड दिस ईयर, वो शादी करने वाली है कब? इसी ईयर। इसका मतलब हो सकता है ये उसकी चाहत है, अभी अरेंजमेंट कुछ नहीं हुआ, अभी डिसाइडेड कुछ नहीं हुआ, ये उसकी चाहत है, वो इंटेंशनली बोल रही है। तो ये क्या है? वो उसके डिजायर है और इंटेंशन है। तो जब भी इंटेंशन वाली बात हो जनरली हम लोग गोइंग टू का यूज करेंगे, और जहां पे प्री प्लानिंग या अरेंजमेंट्स वाली बात हो, प्री डिसाइडेड या डिसीजन का बात हो, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करेंगे। क्या दिखाने के लिए? फ्यूचर टाइम रेफरेंस को बताने के लिए। आई होप कि जो भी मैंने टोटल कॉन्सेप्ट दैट इज एग्जिबिटेड इन फ्रंट ऑफ यू, तो ये पूरा क्लियर है ना? तो इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट सिचुएशन को देखेंगे कि और क्या क्या फैक्टर्स यूज हो सकते हैं हमारे फ्यूचर टाइम रेफरेंस को बताने के लिए, है ना? ओके, सी हियर, दिस इज द नेक्स्ट रूल टू एक्सप्रेस आवर फ्यूचर टाइम रेफरेंस। ओके, आवर हेडिंग इज सिंपल प्रेजेंट विद ए फ्यूचर मीनिंग। बेटा समटाइम्स वी यूज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
टू एक्सप्रेस आवर फ्यूचर टाइम, टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर मीनिंग। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं और लेकिन उससे मुझे क्या होता है, फ्यूचर मीनिंग के बारे में पता चलता है। अब देखो कि टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम टेबल्स, प्रोग्राम्स एटसेट्रा। याद रखो, जो भी ऑफिशियल टाइमिंग है, कोई भी टाइम टेबल है, कोई भी प्रोग्राम है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम रेगुलर एक्शन ही है और उससे मुझे फ्यूचर टाइम के बारे में श्योरली पता चल सकता है, राइट? जैसे देखो, माई फ्लाइट टेक्स ऑफ एट 8:30 टुमारो मॉर्निंग एंड आई रीच इंदौर एट 10:30। क्या मतलब हुआ? ये क्लियर दिखा रहा है कि मेरा जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ होगा 8:30 बजे कल सुबह और हम इंदौर 10:30 बजे पहुंचेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि ये प्रेजेंट में है या रेगुलर या हैबिचुअल एक्शन है जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में? ऑब्वियसली योर आंसर वुड बी नो। तो मैंने क्यों यूज किया? एज बिकॉज मैंने पहले ही कहा कि कुछ भी अगर टाइम टेबल, ऑफिशियल टाइम टेबल, ऑफिशियल प्रोग्राम्स, ये सब के बारे में हो, फ्यूचर रेफरेंस के बारे में हो, फ्यूचर के टाइम टेबल और फ्यूचर के प्रोग्राम के बारे में हम प्रेजेंट में बात करें तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस द फ्यूचर मीनिंग। समझ में आ गया आपको? हाँ, यहां पे एक बात ये भी समझ सकते हैं बेटा कि ये फ्यूचर टाइम रेफरेंस दिखा रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरी बात है कि यहां पे टाइम टेबल्स वाली बात है, मतलब ऑफिशियल टाइमिंग वाली बात है। तो ऑफिशियल टाइम टेबल मतलब अरेंजमेंट्स वाली भी बात हो सकती है। तो हम लोग वी कुड हैव यूज्ड सिंपल फ्यूचर टेंस आल्सो। अगर कोई बच्चा यहां पे सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करता है ऐसे, माय फ्लाइट विल टेक ऑफ एट 8:30 टुमारो मॉर्निंग एंड आई विल रीच और आई शैल रीच इंदौर एट 10:30, वो सेंटेंस भी 100% करेक्ट होता और ये सेंटेंस भी करेक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, है ना? अब देखो, दूसरा जो इंपॉर्टेंट रूल है, कुछ क्लॉजेस होते हैं जिसको हम लोग कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल क्लॉजेस बोलते हैं, जिसमें आप क्या देखेंगे, व्हेन, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर, ये सब ऐसे कंजंक्शंस है बेटा कि जो टाइम को हमेशा डिनोट करता है। और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जैसे इफ, जैसे हु, विच, दैट एक्सेट्रा। ये जो भी मैंने आपको बताया, ये जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं, ये वर्ड्स फ्यूचर को इंडिकेट करता है। फ्यूचर को, फिर से रिपीट करते हैं, ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है। अब बोलोगे सर हमेशा ये सब फ्यूचर को इंडिकेट करता है? नहीं नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं था बोलने का। मेरा ये मतलब था कि ये कंडीशनल क्लॉजेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज अगर इसके साथ करे, ये प्रॉपर वर्ड्स के साथ करे, तो ये फ्यूचर को इंडिकेट करेगा, फ्यूचर के बारे में बताएगा। एक सेंटेंस, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। तो सेंटेंस देखो कि वी विल स्टार्ट द मीटिंग, हम लोग मीटिंग को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। एज सुन एज द चेयरमैन अराइव्स, जैसे ही चेयरमैन पहुंचते हैं, है ना? मेरी बात आप ध्यान से सुनो, ये फ्यूचर टाइम के बारे में बात हो रही है, लेकिन आप यहां पे फोकस करो कि यहां पे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया। क्यों किया? रीजन ये था, मैंने आपको पहले बताया, कुछ ऐसे कंजंक्शंस जो क्या करते हैं, टाइम को डिनोट करते हैं, जैसे व्हेन, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर एक्सेट्रा। और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जैसे इफ, हु, विच, व्हाट, व्हेन, दैट, है ना? ये सब जो सेंटेंस में अगर ये सब कंडीशनल टर्म आपको मिले तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन वो इंडिकेट करता है फ्यूचर को। इसका मतलब प्रेजेंट में नहीं, इसका मतलब फ्यूचर में ही है ना? अब देखो, मैंने आपको दूसरा एग्जांपल बोला कि आई विल नॉट गो टू स्कूल इफ इट रेन्स। तो जैसे मैं स्कूल क्यों नहीं जाऊंगा? अगर बारिश हो। तो अगर क्या है, इफ है, और इफ के साथ भी फ्यूचर को दिखा रहा है कि अगर बारिश हो, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, इफ इट रेन्स। रेन्स क्या है बेटा? रेन्स जो है आपका वर्ब 5 है, एंड प्रोबेबली यू नो कि वर्ब 5 है। कोई भी शब्द के साथ अगर एस, और कोई भी वर्ब के साथ अगर एस और ईएस लगा हुआ रहे तो वो क्या होगा, वो वर्ब 5 होगा। और हमेशा याद रखेंगे कि वर्ब 5 क्या होता है, वर्ब 5 हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या बताता है, ये स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, बट इट शोस, इट इंडिकेट्स द फ्यूचर। मेरा यही समझाने का मतलब था, आपको समझ में आ गई? चलो, दूसरा सेंटेंस है, इफ आई हैव एनी डिफिकल्टी, अगर कोई भी डिफिकल्टी अगर मेरे पास हो तो आई विल लेट यू नो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। बेटा आप फिर देखो कि यहां पे इफ का यूज हो गया। अब देखो मैंने यहां पे इफ लिखा है,
तो इफ का यहां पे यूज हमने किया और देखो ऑटोमेटिक वी हैव तो कभी भी फ्यूचर में नहीं आता। हैव किस में आएगा? हैव प्रेजेंट में यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट में भी हैव आता है। आप बोलेंगे सर सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हमने हैव को नहीं देखा है ना। चलो फिर से आपको एक समझाते हैं कि एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता था, वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज होता था। बेटा ये जो हैव है ना, जस्ट सब्जेक्ट के बाद है, इसका मतलब ये वर्ब 1 है, और जैसे ही वर्ब 1 है ना, ठीक है, इसका मतलब समझने का कोशिश करो कि इफ आई हैव एनी डिफिकल्टी मतलब ही है क्या, इफ आई फेस एनी डिफिकल्टी। तो इसीलिए यहां पे वर्ब 1 जैसा यूज हुआ है, और ये वर्ब 1 अगर यूज हुआ है तो ये क्या होगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। और यही इंटेंशन था कि व्हेन यू सी दिस सॉर्ट ऑफ conjunctions denoting time and you see this sort of conditional term, so always we have to use simple present tense structure to show about future. आई होप ये जो तीन आपने आज सिस्टमेटिक वे में आपने तीन टेंस को रेफरेंस को पढ़ा, ये फ्यूचर टाइम के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। In the next videos, we will cover the other three important aspects. First one, future continuous. Second, future perfect. And the third one, and the last important video, that is future perfect continuous tense. Okay? So, to get more updates, stay with me. Do like, share, and comment. Okay? If you have any queries. Okay? And if possible, share this video to as many as possible. Thank you so much. Bye-bye. Take care.